चलते चलते मुझसे पूछा मेरे पांव के छालों ने कि बस्ती कितनी दूर बसाई है इस दिल में बसने वालों ने। हमारे चैनल पे जितने लोग मुखातिब हो रहे हैं उन सबों को दिल से स्वागत करते हैं। और याद रखिए कि हमारे महफिल में बिन बुलाए भी लोग चले आते हैं, क्योंकि यहां स्वागत में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं। एक बार मैं फिर से आपके बीच हाजिर हूं ऑब्जेक्टिव सीरीज को लेकर, ग्रामर के उस अनछुए पहलुओं को लेकर जिसको जानना हर कोई चाहते हैं। और यहां पे हमारे पास कुछ एडवर्ब और कुछ आर्टिकल्स, इसकी जानकारी हमारे इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में रहेगी। तो बच्चों, आप भी अपने मोबाइल पर बैठ जाइए। अभी तक अगर आप हमारे चैनल निराला इंग्लिश वाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, आप सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक कीजिए, बगल में बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि समय समय पर कम से कम नोटिफिकेशन आता रहेगा कि कौन कौन सा वीडियो आपके बीच में हाजिर हुए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा कि द ट्रेन डज नॉट स्टॉप डैश इट इज ए स्मॉल स्टेशन। अगर आप थोड़ा सा अपना IQ पावर लगाते हो, चार ऑप्शन है, हियर, समवेयर, एवरीवेयर, नाउवेयर। हियर माने यहां, समवेयर माने कहीं, एवरीवेयर माने हर जगह, नोवेयर माने कहीं नहीं। तो द ट्रेन डज नॉट स्टॉप, यहां पर एकदम दिल से आ रही होगी आवाज कि यहां पर ट्रेन नहीं रुकती है, क्योंकि यह छोटा सा स्टेशन है। यानी कि आपका सही जवाब ये रहा आपके सामने, हियर। दोस्तों, दिल से समझिए, दुनिया का सारा चीज को पढ़ाया नहीं जाता है, कुछ क्वेश्चंस को अपने IQ पावर से डील करना होता है। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। हम देखते हैं कि आदित्य हैज गॉन, आदित्य जो है गॉन। अब देखिए यहां पर है कि गया, कहां गया, डाउन, नीचे नहीं, यहां पे क्या है, टेल हिम टू कम डाउन, उसे कहो नीचे उतरे, उसे कहो नीचे उतरे। आदित्य अब कहां गया, ऊपर गया, ऊपर गया है तो उसको कहो नीचे उतरने के लिए। अब देखो यहां पे दो शब्द तो बिल्कुल नहीं होगा, कौन सा, आप दिमाग लगाइए, यहां पे दो शब्द बिल्कुल नहीं होंगे। पहला डाउन, यानी नीचे जाकर कोई किसी को कैसे कहेगा नीचे उतरो, यानी डाउन और डाउन से हमारा कोई, यहाँ 50-50 KBC के अनुसार कौन बनेगा करोड़पति में, जैसे अमिताभ बच्चन 50-50 का ऑप्शन देते हैं, वैसे यहाँ पहले आप दो को हटा दो, बच गया दो, अपवार्ड्स और अपस्टीयर्स। लेकिन अपस्टीयर्स का मतलब होता है सीढ़ी, अपवार्ड्स का मतलब होता है ऊपर की ओर, यानी सीढ़ी का कोई लेना देना नहीं, हमारा जवाब होगा अपवार्ड्स। यानी कि आदित्य मतलब ऊपर की ओर गया है, ओ उसे कहो नीचे उतरे। चलिए, बहुत ही अच्छा, आप थोड़ा सा लगे रहिए, गौर से देखिए, हमारे परीक्षा में तो 3-4 ऐसे प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा इसका जो है ना मेंटली प्रैक्टिस कीजिए। आई पुट माई पेन, मैंने कहीं रख दिया, पुट तीनों रूप पुट ही होता है। आई कांट फाइंड इट, मुझे मिल नहीं पा रहा है कि कहां रख दिया, तो कलम को मैंने कहीं रख दिया, कहीं, एवरीवेयर हर जगह नहीं, नोवेयर कहीं नहीं, समवेयर। अच्छा, अब यहां पे दो बातें हैं, दो बातें क्या है, मैं इसको खारिज नहीं करूंगा, इस दो को हटा देता हूं। देखिए, सम का प्रयोग हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन वही सम जब वाक्य निगेटिव में चला जाए या फिर इंट्रोगेटिव में चला जाए तो वही सम एनी में बदल जाता है। जैसे आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसी को अगर मैं पूछूं, कहूंगा निगेटिव में, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास पैसे, डू यू हैव एनी आइडिया, क्या तुम्हारे पास, जैसे इंट्रोगेटिव और निगेटिव में सम एनी में बदलता है। तो चूंकि ये मेरा वाक्य जो है वो अफर्मेटिव है, इसलिए यहां पर एनी का प्रयोग नहीं होगा और हमारा सही जवाब होगा कि मैंने कहीं रख दिया है, यानी समवेयर। याद रखिए, बहुत दिमाग से सोचना होगा, क्योंकि हमारा वाक्य क्या है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, इसलिए हमारा जो वाक्य होगा उसमें सम आएगा, एनी आ ही नहीं सकता है, एनी आ ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चौथा क्वेश्चन हमारे सामने कि यू कैन गो, आई शैल कम। यहां पे खाली जगह यानी कि डैश है, यहां पे डैश है कि तुम जा सकते हो, मैं बाद में आऊंगा। बिफोर माने पहले आऊंगा, ऐसा थोड़ी, मैं अब भी आऊंगा, ऐसा तो अभी आना है तो साथ में चलो। सिंस से
अरे चूंकि ऐसा कुछ नहीं, एकदम क्लियर हो गया। आफ्टर वर्ड्स माने बाद में, मैं बाद में आऊंगा। दिमाग लगाना है कि आखिर दोनों वाक्यों का सेंस किधर जा रहा है, तभी जाकर आप जो है करेक्ट ऑप्शन को चुन पाओगे। अब हमारे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मुझे बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग, अब मीनिंग की जहां तक बात है तो उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वर्ड मीनिंग को आपको दिमाग में रखना ही होगा। तो चलिए देखते हैं, चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। डू इट इट्स ऑथेंट, बहुत जरूरी है। इसे कीजिए, इस काम को कीजिए, बहुत जरूरी है। तो कीजिए कब? अभी कीजिए, अभी कीजिए, नाउ, टुमारो, कल कीजिए, बहुत जरूरी, कोई बात हुआ। लेटर, बाद में कीजिए, बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, आफ्टर वास, नहीं, ऐसा नहीं, अब भी कीजिए। डू इट नाउ, इट्स एन ऑथेंट, यह क्या है? बहुत जरूरी है। राइट या रॉन्ग? जैसे मान लिया जाए कि अगर मैं ऑपरेट द पेशेंट नाउ, इट्स इमरजेंसी। तो क्लियर है, यहां पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात तो हमारा 6ठे नंबर पर देखिएगा। माय फादर गोज फॉर अ वॉक डैश, मेरे पिताजी टहलने जाते हैं। नेवर, कभी नहीं। ऑलवेज, हमेशा। डेली, रोज। और रिसेंटली। अब देखिए ऑलवेज लास्ट में नहीं आएगा, ग्रामर कहता है कि माय फादर गोज फॉर अ वॉक ऑलवेज, ये ऑलवेज को आना रहता, बीच में आता, ठीक है। तो लास्ट में अगर लाना है तो यहां पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है, रिसेंटली, हाल ही में जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा डेली, एवरी डे, पर डे, ठीक है। हम लोग 6ठे प्रश्न के बाद हम लोग सीधा चलेंगे कहां? 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारे सामने हमारा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है? आई पे द इंस्टॉलमेंट्स डैश। यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां पर यही चीज बताता है कि कौन सा टेंस और किस तरह का वर्ड्स आनी चाहिए। मैं इंस्टॉलमेंट्स देता हूं, पे करता हूं। तो क्या? यस्टरडे, कल। प्रीवियसली, पिछला। लास्ट, पिछला नहीं। मैं सालाना इंस्टॉलमेंट देता हूं। यहां पे क्या आएगा कि मैं साल भर का इंस्टॉलमेंट्स एक ही बार में देता हूं। मैं सालाना इंस्टॉलमेंट पे करता हूं। चलिए अब देखिए अगला, क्योंकि ये 3 जो है मैच नहीं खा रहा है। 8वें नंबर पर आते हैं। सेव डैश, सेव डैश टू प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर। तो भविष्य को बेहतर प्रोवाइड करने के लिए सेव टुडे, सेव टुडे। ध्यान दीजिएगा, अगर भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तो आज सेव कीजिए, वो आपको भविष्य को अच्छा प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा यहां पर ध्यान देना है, हमारा सही जवाब होगा टुडे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं मैं 8 प्रश्न को अभी तक डील कर चुका हूं और आप लोग टकटकी लगाकर देख रहे होंगे। अगर आप अपने फाइनल वाले परीक्षा में बैठकर जो है ना बिहार बोर्ड में फुल्ली राज करना चाहते हैं तो आप एक एक ऑब्जेक्टिव सीरीज को गौर से देखिए और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि हूबहू टकरा जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए, आवर स्कूल क्लोजेस डैश फॉर द विंटर ब्रेक। अब यहां पर क्या होता है ना, कई बार मैं बच्चों को पढ़ाया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिर्फ ता है ती है का अर्थ नहीं लाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कई बार फ्यूचर प्लानिंग को भी बताता है। फ्यूचर यानी कि भविष्य के प्लान को भी बताता है। अब ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान के लिए कौन सा टेंस आता है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नया बैच का घोषणा करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? अ न्यू बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी। 1 जनवरी से मेरा जो है एक नया बैच शुरू। अब देखो इसका अर्थ क्या होगा? होगा। कब? तो यहीं पर है कि आवर स्कूल क्लोजेस टुमारो। अब फ्यूचर के लिए तो टुमारो वर्ड आएगा कि हमारा स्कूल कल बंद होगा। विंटर वैकेशन में जो छुट्टी मिलती है उसके लिए हमारा स्कूल कल बंद हो जाएगा। बड़ा ही सेंसिटिव क्वेश्चन है। आप कभी नहीं चाहोगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में टुमारो को सिलेक्ट करूं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक स्ट्रक्चर है, द सीएम कम्स टुमारो। मुख्यमंत्री कल आएंगे। जो पहले से निर्धारित कोई योजना हो, कोई योजना पहले से सीएम का अगर कोई योजना है, प्रधानमंत्री का कोई योजना है, यहां जाना है, वो करना है, ये करना है,
तो आप समझ जाना कि वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम भविष्य की योजना को भी बता सकते हैं। कान खोलकर सुन लेना, ताबीज बनाकर ये सब चीजों को गले में लटका कर परीक्षा हॉल में चले जाना, ताकि आला बला नजर गुजर कुछ ना लगे तुझे, और जो भी प्रश्न आवे अपने बुद्धि विवेक से डील कर सको। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, अब देखिए हम लोग आ गए कहां मालूम है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में 2-3 लाइनें बता देना चाहेंगे। आर्टिकल्स ए एंड द के यूजेज को आर्टिकल्स कहते हैं। कहां ए लगेगा, कहां एन लगेगा, इस पर मैं 2 लाइन बता देना चाहता हूं। ए और एन का मतलब होता है एक। एक तो सबसे पहले सिंगुलर होना चाहिए, ये दिमाग में रखिएगा। ए और एन का प्रयोग एक होता है तो सबसे पहले ये लगेगा कहां, तो बिफोर, यानी किसके पहले। तो सबसे पहला रूल है कि वो सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। दूसरा रूल है कि वो काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि जो जिसके पहले हम लगाएंगे उसको हम गिन सके। और तीसरा रूल है कि वो नाउन होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन लगता है। अगर आपके दिमाग में याद रहा होगा कि ए कहां लगता है, तो जिस वर्ड के पहले लगेगा उस वर्ड का पहला उच्चारण जो मुंह से निकलेगा, पहला ध्वनि जो मुंह से निकलेगा, वो व्यंजन कॉन्सोनेंट क ख से लेकर य ल तक में से कोई भी वर्ण से हो। अगर मैंने बोला टीचर, तो टीचर से पहले ए लगेगा या एन, इसका फैसला कौन करेगा। तो इसका फैसला आप खुद कर लीजिएगा, अभी तुरंत कर लीजिएगा। अब देखिए बुआ कैसे करेंगे, जब टीचर बोलेंगे तो जुबान पे पहले टो आता है, तो जब जुबान पर पहले टो आता है तो फिक्स कर दीजिए, लॉक कर दीजिए कि टो कहां है। तो टो ठ ड ढ क ख से लेके य र ल तक में से अगर किसी भी वर्ण से, किसी भी अक्षर से जो को नाउन का उच्चारण शुरू होता है, अगर वो टेस्टर लगा के चेक कर लिए कि सिंगुलर है तो हाँ है, काउंटेबल है कि नहीं, तो मास्टर को गिन सकते, टीचर को गिन सकते, बिल्कुल, नाउन है कि नहीं, तो व्यक्ति वस्तु स्थान जगह जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी है, तो उसके पहले क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। लेकिन जिसका उच्चारण वॉवेल से शुरू हो या वॉवेल से ना भी हो, उसका हिंदी उच्चारण का पहला ध्वनि जो जुबान पे आता है, अगर ओ आ ई के खानदान से हो, ओ आ ई, अगर मैंने बोला आउल, तो आउल को बोलने से नहीं होगा, आउल लिख कर देखो, आउल का जो उच्चारण का पहला जुबान पे आया वो आ, यानी आ क्या, ओ आई के खानदान से है, एकदम सॉलिड एन लगा दो, ये जरूरी नहीं है। अब देखो कई बार तो होता है यहां पे मिस्टेक, देखियो यूनिवर्सिटी मैंने लिखा, यूनिवर्सिटी तो लिखने को लिख दिया, लेकिन आप ये देखो कि यू से भले शुरू है लेकिन उच्चारण यो से आ रहा है, इसीलिए इसके पहले ए लगेगा। उच्चारण की लड़ाई है। तो दोस्तों ये सब हम छोड़ते हैं और सीधा चलते हैं। हाउ फाइन, इसको यहां पे उल्टा ही देना होगा, स्लिप ऑफ टाइपिंग है, टाइप में मिस्टेक हुआ। हाउ फाइन, हाउ या व्हाट से शुरू होने वाले जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, जो आश्चर्य, खुशी, दुख इत्यादि को बताता है, तो वहां पे नाउन से पहले ए या एन आता है, द नहीं आता, ए एन आता है। तो यहां पे हाउ फाइन और डे इट इज होगा, क्योंकि डे को जब मैंने बोला तो जुबान पे डो आया, और आई का खानदान नहीं है, क से लेके य तक में डो आता है, इसलिए यहां ए लगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, धराधर हम इसको सॉल्व करेंगे, और कहां पर द का प्रयोग होगा उसका भी वीडियो आपके सामने में रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि बड़ी बारीकी से उसको देखिएगा। फिलहाल यहां पर देखिए, डैश स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अब देखिए यहां पर होगा अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये कहावत है कि समय पर अगर कोई कपड़ा अगर फट जाता है, अगर उसको सी लेते हो तो बाद में जाकर बड़ा बचत हो जाता है, यानी स्टिच माने होता है सीना। यहां पे एक प्रोवर्ब में अ स्टिच लगेगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाउ फादर इज डैश ऑनरेरी मजिस्ट्रेट्स। अब देखिए ऑनरेरी या ऑनरेबल, लेकिन यहां पर ऑनरेबल का जब हम उच्चारण करते हैं तो ऑन रे, अब देखो यहां पे आ, अब छोड़ो इसके आगे, ये एच जो है साइलेंट है, यहां ओ से शुरू हो रहा है, इसीलिए यहां पे एन लगेगा। ये दिमाग लगाइए। अब ऐसा नहीं करना है कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी लेटर होगा उसके पहले ए लगेगा। ये हम लोग बच्चे में पढ़ते थे, बाद में जाकर जब बड़ा हुए तो थोड़ा सा उसके विस्तार को समझे।
अरे नहीं, यहां पे हमें बचना होगा। अब उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके सामने रखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न कर रहा है कि वन इवनिंग डैश बेगर केम टू माई हाउस, एक शाम मेरे घर पे एक भिखारी आया। ऑब्वियसली यहां ए एन लगेगा और ए लगेगा या एन, ये आप मन में समझ गए होंगे। आप बेगर को लिखा हुआ है, एक बार लिख कर देखो कि इसको हिंदी में कैसे उच्चारण करेंगे। बेगर, जुबान पे सबसे पहले क्या आया? ब। ब किस खानदान से है? प फ ब, यानी कि खोखा से लेकर यरो लब तक के बीच में है या नहीं? हाँ सर है। हो गया, ये लगा तो क्लियर। अगर हमारे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अगर अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा कि मैंने घंटों का काम मिनटों में करके हटा दिया, कि देखो जो चीज हमें इतना दिन से पढ़ रहे थे सब नहीं समझ में आ रहा था, आप तो कमाल कर दिए। ये हमारे बिहार के बच्चों के लिए एक तोहफा बन जाता है, क्योंकि उसका बेसिक जो होता है ना वो बड़ा कमजोर होता है। वो 7वां से जो है ना 8वां से जो है ना इंग्लिश का किताब ही पकड़ता है और राना वाजा माइजर ही हैड अ फ्लूट से शुरू होता है। उसको बेसिक कुछ बताया ही नहीं जाता है कि ABCD और ये वो दिस दैट। दोस्तों स्विच ऑफ डैश लाइट। अब आइए यहां पे द का प्रयोग होगा, ए नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा। स्विच ऑफ द लाइट। आप ए लाइट ये अगर नहीं लगाइएगा, इसका हम रूल्स बताएंगे कि आखिर कैसे लगा है। द के प्रयोग पर भी हम बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बातें करेंगे। द चिल्ड्रेन फाउंड डैश एग इन द नेक्स्ट। नेक्स्ट माने होता है घोंसला। बच्चों ने घोंसला में, अब देखो यहां पे अगर एक से ज्यादा अंडा होता तो यहाँ पे एस लगा होता, जबकि नहीं लगा हुआ। इस चीज को देखना है कि कहीं प्लूरल तो नहीं है। नहीं ये सिंगुलर है सर, सिंगुलर है कि नहीं तो हाँ, काउंटेबल है कि नहीं तो हाँ, अंडे को गिन सकते हैं कि नहीं तो हाँ गिन सकते हैं, नाउन है कि नहीं तो हाँ है, वस्तु है। अब देखो एक को लिख कर देखो, जो वहां पे आया पहले ए तब ग, यानी कि अ आ इ ई ए किस खानदान से है? आई के खानदान से या कोखो के खानदान से है? सर ये आई के खानदान से है। आप डेफिनेटली यहां पे एन लगा दो। बच्चों एकदम दिमाग से सॉल्व करते चले जाइएगा और हमारे वीडियो के बाद आप इसको खुद भी बना सकते हैं। ब्रूटस इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब यहां पर देखिए, यहां पे जो ऑनेस्ट है, इस ऑनेस्ट को लिखते कैसे हैं? ऑनेस्ट को ऐसे लिखते हैं, यानी एच का उच्चारण होकर भी नहीं है। अगर हमें एच दिखाई दे रहा है और उसके हिसाब से लगाओगे तो बेसिकली आप जाके ए लगाओ, जो कि गलत हो जाएगा आपको एग्जाम में। इसके उच्चारण को ऐसे लिख कर देखो कि पहला जुबान पे कौन ध्वनि आया है तो अ आया है, इसलिए यहां पे एन लगाना ही लाजमी होगा, जरूरी होगा। हमारे परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके हाथ से छिटकनी नहीं चाहिए, नहीं तो बड़ा पछताओगे, बहुत पछताओगे ऐसे में। ये प्रश्न सब आपके लिए जो है ना गुगली है। सीधा समझिए, फुल टॉस गेंद आपको बिहार बोर्ड फेंक रहा है या फिर किसी भी एग्जाम में बैठते हो, डेफिनेटली जवाब देकर आना। ही हैज कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। लो, वह बिना अम्ब्रेला के आया है, तो विदाउट, अब अम्ब्रेला को ऐसे लिखेंगे अम्ब्रेला। अब ध्यान दीजिए, इसका पहला उच्चारण क्या है? अ। जब जुबान पे अ आया तो ये वॉवेल है और इसके पहले एन ही लगेगा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में और ध्यान देते रहिएगा। हमारा अगला प्रश्न यह है, विच इज डैश लॉन्गेस्ट। अब द के प्रयोग में 2-4 नियमों को ऐसे भी पढ़ सकते हैं। द का प्रयोग कम से कम आपको 25 से 30 नियमों को आपको परीक्षा में समझकर बैठना चाहिए, और इतना ही नहीं, आपको यह भी समझकर बैठना चाहिए कि द का प्रयोग कहां नहीं करते हैं। कहां करते हैं यह जानना बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। हमारे परीक्षा में ज्यादातर वो शब्दों को रख दिया जाता है जिसके पहले द नहीं लगता है। ओमिशन ऑफ द का विलुप्तीकरण कहां होता है? फिर फिलहाल जिस वर्ड के अंत में EST लगा हो या शुरू में मोस्ट लगा हो, यानी सुपरलेटिव डिग्री होता है। और सुपरलेटिव डिग्री के आगे ये याद रखिएगा कि हर हाल में क्या लगता है, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हर हाल में द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे हर हाल में द लगता है। तो यहां पे आप क्या लगाएंगे? द लॉन्गेस्ट रिवर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे का सेंस सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगकर ही निकलता है। दोस्तों, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ। ट्रूथ से पहले द लगता है। जो ईमानदार व्यक्ति होते वो हमेशा सत्य बोलते हैं।
इसीलिए यहां पे द ही लगेगा और ट्रूथ नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे सीरीज में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। ही रिटर्न्ड आफ्टर डैश आवर, वाह, इसके साथ भी वही लोचा है जो ऑनेस्ट के साथ है। इसको हावर नहीं पढ़ के आवर पढ़ते हैं, और आवर का उच्चारण आ आया है जुबान पे पहले, इसलिए इसके आगे एन लगा दो। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बड़े बारीकी से हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे और आप सारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर में अपना दिमाग लगाकर उसको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रुस्तम वाज डैश यंग पारसी। अब देखो, यंग जब लिखते हैं तो य से शुरू हो रहा है, आप घबराइए नहीं। ये तो ये य और आई के खानदान से नहीं है, ये कख से यौरा लवा तक के खानदान से, इसलिए अ यंग पारसी होगा। क्या होगा? अ यंग पारसी, यानी हमारा सही जवाब होगा अ। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए, डैश सन साइंस ब्राइटली, इसका रूल कहता है कि जो दुनिया में एक है, जो दुनिया में एक है, क्या है दुनिया में? पहले नंबर तो दुनिया ही एक है। द वर्ल्ड, द सन, द मून, द मार्स, मंगल ग्रह, द यूनिवर्स, द स्काई, द मिल्की वे, द गैलेक्सी। जो दुनिया में एक है उसके पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए मुझे यहां पे सूर्य से पहले द का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये दुनिया में एक है। बहुत ही अच्छा। अगले 23वें नंबर पर चलते हैं। इलाहाबाद इज डैश होली सिटी। तो इलाहाबाद एक पवित्र शहर है, तो होली को जो लिखेंगे तो ये उच्चारण हो से शुरू हुआ है, इसलिए अ होली सिटी। और दोस्तों, अब बहुत ही करीब आ चुके हैं। संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज। अब याद रखिएगा, लास्ट बातें हम बता देते हैं। इजी क्या है? तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले मैंने आपको बताया था लगेगा? नहीं बताया था, मैंने बोला था नाउन से पहले लगेगा, लेकिन नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के पहले लगेगा। यूं समझ लीजिए कि ए एन अगर वाइफ है तो नाउन इसका हस्बैंड है, नाउन हस्बैंड है। और ये एडजेक्टिव अगर इसके पहले आ रहा है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव इसके हस्बैंड का दोस्त है। तो जब हस्बैंड यानी कि ये नाउन अगर मौजूद रहेंगे तो हस्बैंड के साथ अगर उसका दोस्त आते हैं तो ये बेचारी निकलेगी घर से, हस्बैंड को भी पानी देगी और उसके दोस्त को भी पानी देगी। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि अगर ये अकेला पहुंच जाए, अकेला, जब इनके पति यानी कि नाउन नहीं हो और उस समय अगर पहुंच जाए और केवाड़ी ठकठका के कहे कि निकलिए, मैं आपके पति का दोस्त हूं, तो ये खिड़की पर से बोलेगी कि वो अभी अपने घर पर नहीं है, वो रहेंगे तब आइएगा। यानी एडजेक्टिव अगर डायरेक्ट रहे तो उसके पहले ए एन नहीं लगेगा। अगर उसके पहले उसके बाद अगर नाउन रहे, एडजेक्टिव के बाद नाउन रहे तो ए एन लगेगा। कुल मिलाकर मैं आपको ये बता दूं कि यहां पे ईजी को जब लिखेंगे तो ई से शुरू होता है, इसीलिए यहां पे ई का उच्चारण है, वोवेल है, इसलिए एन लगेगा। दोस्तों, मेरा आखिरी प्रश्न जो है ये रहा आपके सामने। बट इंग्लिश इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब देखो, डिफिकल्ट को जब हम लिखेंगे डिफीट, ड से शुरू हो रहा है, इसलिए ए लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं और मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे या जो इंग्लिश सीखने की चाहत रखते हैं, आप हमारे वीडियोज को देखें। बेहतरीन जो बातें हैं जो ग्रामर से रिलेटेड है, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बेस की जरूरत है और बेस हम देंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।